हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर आ गई हूँ प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इसमें मैंने उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन क्वेश्चनों को भी ले लिया है जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है दोस्तों, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा होती है। दोस्तों कौन शिक्षा की उद्देश्य क्या होती है, तो आपको बताना है अधिगम, अर्जन, समावेशी या उपर्युक्त तीनों। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अर्जन जो होता है उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता। हम यूं ही भाषाओं को सीख लेते हैं अपने परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, वो हम वैसे ही अपने भाषाओं को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर अधिगम की बात की जाए तो अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम किसी उद्देश्य के लिए ही किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या आप लोग सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई, इसीलिए कर रहे हैं ना कि आपको नौकरी लेना है, आगे बढ़ना है। तो ये उद्देश्य पूर्ण आपका शिक्षा है, तो इसी को कहते हैं कि अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। ये याद रखना है दोस्तों। आगे है दोस्तों, भाषा अर्जन और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या सत्य नहीं है दोस्तों, वही बताना है। रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में संप्रेषण पर भी बल रहता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि अधिगम प्रयासपूर्ण। दोस्तों अगर हम रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, इस पर ध्यान दें, तो याद रखिए दोस्तों हमेशा कि अगर आपको आंसर में जहाँ भी केवल मात्र ही लगा हो वो हमेशा निगेटिव होता है। तो दोस्तों ये सही नहीं है कि भाषा अर्जन और अधिगम रोजगार प्राप्त करने के लिए सीखी जाती हो। ये आपको याद रखना है, इसलिए हमारा आंसर यही सही हो जाएगा क्योंकि निगेटिव जब पूछा जाए तो निगेटिव में ही आंसर हमको देना है, ये याद रखना है। आगे है दोस्तों, भाषा अधिगम और अर्जन में मुख्य अंतर क्या है। तो दोस्तों भाषा सीखने की पद्धति का अंतर है या सीखने के संसाधन का, भाषाई परिवेश का, या फिर सीखने वाले की रुचि का। तो इसमें बताना है दोस्तों भाषा अधिगम और अर्जन में क्या अंतर है। भाषा अधिगम को हम प्रयासपूर्ण सीखते हैं, वो हमारे लिए उद्देश्यपूर्ण होता है शिक्षा। दोस्तों अधिगम हम प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, लेकिन अर्जन को हम स्वतंत्र रूप से यूं ही सीख लेते हैं, उसमें प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी में बताना है अंतर क्या है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा भाषाई परिवेश का। इसको भी समझते हैं। ये दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बच्चा छोटा है तो अगर आप उसको जैसा वातावरण देंगे वैसा ही उसका अधिगम होगा, वैसा ही वो सीखेगा। तो इसलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि स्कूल की पद्धति अलग होती है। अगर पद्धति की बात की जाए सीखने की पद्धति का, तो स्कूल में पद्धति अलग होती है, वहाँ के संसाधन अलग होते हैं जिससे कि बच्चा सीखता है। तो दोस्तों यही बात है कि अर्जन के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अधिगम के लिए हमें किताबों की ज़रूरत पड़ती है, संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको समझ सकते हैं कि अधिगम और अर्जन का यही मुख्य अंतर होता है भाषाई परिवेश का। आगे है दोस्तों, बालक के द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखता है, उसका यह ज्ञान प्रदर्शित करता है। अधिगम को, अर्जन को, भाषाई परिवेश को या अधिगम अर्जन दोनों को। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा अधिगम को, क्योंकि द्वितीय भाषा के रूप में बच्चा हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रहा है। तो अधिगम हमेशा प्रयासपूर्ण होती है, किसी उद्देश्य के लिए अधिगम किया जाता है। तो आपका उत्तर अधिगम सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों, सीखना किसी स्थिति के प्रति को दर्शाता है। तो किसके प्रति दर्शाता है, तो अभिक्रिया, सक्रिय प्रतिक्रिया,
प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीखना हमेशा सक्रिय प्रतिक्रिया होती है, ये याद रखना है आपको। तो यह सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। आगे है दोस्तों, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है दोस्तों, तो हमें निगेटिव में आंसर देना है, ये याद रखना है। पहला है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, दूसरा है ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, तीसरा है विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, चौथा है व्यवहार परिवर्तन लाने में सहायक। दोस्तों अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पर विषय वस्तु को रटकर याद, तो दोस्तों जहाँ पर रटकर याद करना हो या फिर केवल मात्र ये सब दिखाई दे तो ये हमेशा आपका निगेटिव आंसर होगा। तो इसलिए निगेटिव पूछा है तो हमें निगेटिव ही आंसर देना है। तो दोस्तों अधिगम के संदर्भ में विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। तो भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित या ये सभी। तो बताना है दोस्तों कि भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति भी आता है, जिसको कि हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, संकेत के माध्यम से भी अपने विचारों को हम प्रकट करते हैं और लिखकर भी अपने विचारों को हम प्रकट करते हैं। तो इसलिए आपका उत्तर सही हो जाएगा डी, ये सभी। आगे है दोस्तों, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। तो बताना है इसमें वैज्ञानिक, सामाजिक, वाचिक तंत्र या व्यवहारिक। तो दोस्तों चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है। तो आपका वैज्ञानिक सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों, भाषा अर्जन में बालक नहीं करता है। क्या नहीं करता? दैनिक जीवन में अनुभव नहीं करता, समाज के प्रति संपर्क नहीं करता, या फिर अनुकरण या व्याकरण के नियमों का निर्माण करता है। तो दोस्तों याद रखिए, हमें सबसे बेस्ट आंसर को चुनना रहता है। ऐसा लगता है कि सभी सही होते हैं, कभी कभी ऐसा ही आता है आंसर देखने को हमको मिल जाता है कि सभी आंसर सही रहते हैं, लेकिन आपको जो सबसे बेस्ट रहता है उसी को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे भाषा अर्जन हमेशा यूं ही हम सीख जाते हैं अपने आस पड़ोस, परिवार से, घर से। तो दोस्तों उसमें कोई व्याकरण के नियम का निर्माण नहीं किया जाता कि हम किसी नियम को या व्याकरण को उसमें समाहित करें तभी हम अर्जन कर सकते हैं। तो आपका उत्तर डी सही हो जाएगा, जो कि कह रहा है व्याकरण के नियमों का निर्माण करता है। तो ये आपका आंसर सही है। आगे है दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल हो जाता है। अच्छा दोस्तों, पढ़ना लिखना कब सरल होता है? जब उन्हें किसी उद्देश्य से जोड़ा जाए। तो दोस्तों पढ़ना लिखना सरल तभी होता है जब उन्हें किसी उद्देश्य से, किसी लक्ष्य से जोड़ा जाए तो सरल हो जाता है। आगे है दोस्तों, भाषा के दो पक्ष होते हैं। तो दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? एक पक्ष आपका संरचनात्मक पक्ष होता है और दूसरा प्रकार्यात्मक पक्ष, ये याद रखना है। आगे है दोस्तों, भाषाई क्षमताओं के बारे में उचित नहीं है। तो क्या उचित नहीं है? तो दोस्तों यही याद रखना है कि भाषाई क्षमताएं एक क्रम में सीखी जाती हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। भाषाई क्षमताएं एक क्रम में नहीं सीखी जाती। बच्चा जैसे चाहे वैसे भाषा को सीख सकता है, उसका कोई क्रम नहीं होता कि आज तुमने ये सीखा है तो कल आपको ये सीखना है। भाषाई क्षमताएं क्रम में नहीं सीखी जाती। आगे है दोस्तों, विद्यालय की पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चों को अवसर प्रदान करे। तो किसका अवसर प्रदान करे? तो दोस्तों विद्यालय की पाठ्यचर्या की क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए अवसर प्रदान करे। दोस्तों भाषा प्रयोग करने के लिए अगर बच्चों को अवसर मिलता है तो बच्चे अपना संज्ञानात्मक विकास तेजी के साथ कर सकते हैं। वो उनमें भाषा का प्रयोग अगर होगा तो वो अपनी भाषाई क्षमता को और अधिक बढ़ा सकते हैं। आगे है दोस्तों, भाषाई क्षमताओं में विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों विकास के लिए, भाषाई क्षमताओं में विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? तो याद रखिए अंतःक्रिया महत्वपूर्ण रहती है। अंतःक्रिया को हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कक्षा में शिक्षक और बालक अगर एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं
तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यही अंतःक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों याद रखिए, भाषाई क्षमता में विकास करने के लिए अंतःक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहती है। आगे है दोस्तों संदर्भ में व्याकरण पर जोर। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए, संदर्भ में व्याकरण पर जोर भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। दोस्तों हमेशा व्याकरण का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि भाषा के नियम के प्रति समझ बनी रहे। आगे है दोस्तों उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। तो दोस्तों सामान्यीकरण को हम नियम भी कहते हैं। तो याद रखिए, उदाहरण से नियम की ओर चलने को आगमन विधि कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम निकाला जाता है। तो ये आगमन विधि कहलाता है। आगे है दोस्तों भाषा अर्जन होता है। भाषा अर्जन बच्चे में कब होता है? जब बच्चे को भाषा के अवसर मिलते रहे। दोस्तों हमेशा भाषा अर्जन स्वतंत्र होती है, उसको हम यूं ही ग्रहण कर लेते हैं अपने परिवार के माध्यम से, पास पड़ोस के माध्यम से। तो दोस्तों अगर बच्चे को भाषा के अवसर मिलते रहते हैं तो वह आसानी से भाषा अर्जन कर लेता है। आगे है दोस्तों मानस मंथन का अर्थ क्या होता है? तो मानस मंथन का अर्थ होता है विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता होती है। तो दोस्तों याद रखिए, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता ही मानस मंथन कहलाती है। आगे है दोस्तों किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा क्या कहलाती है? तो दोस्तों याद रखना है कि किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा निदानात्मक परीक्षण कहलाती है। दोस्तों याद रखिए कि सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि बच्चों के समस्या की जानकारी की जाती है, उसके बाद जो है उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। उपचारात्मक परीक्षण का अर्थ ये होता है कि सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, फिर उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है, और निदानात्मक परीक्षण में समस्या की जानकारी की जाती है और उपचारात्मक परीक्षण में समस्या को दूर किया जाता है। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आगे है दोस्तों भाषा के उत्पादक कौशल कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भाषा के उत्पादक कौशल वाचन तथा लेखन है, तो ये याद रखना है। आगे है दोस्तों प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्र का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वहाँ पर पाठ्य पुस्तकों में चित्र बना होता है। तो वो चित्र बने किस लिए होते हैं? तो विचारों और संकल्पनाओं को समझने के लिए, कि बच्चे जो होते हैं अगर वो चित्रों को देखते हैं तो उसके माध्यम से विचारों और संकल्पनाओं को समझ सकते हैं कि चित्र क्या कहना चाह रहा है या क्या समझाना चाह रहा है। तो ये सब वो समझ लेते हैं। आगे है दोस्तों गृह कार्य के संबंध में सही है। तो गृह कार्य के संबंध में क्या सही है? पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि गृह कार्य जो दिया जाता है बच्चों को, वो इसलिए दिया जाता है कि वो जो चीज़ें पढ़े हैं उनके बारे में उनको और अधिक अभ्यास हो सके, उसके बारे में और अधिक विस्तार हो सके। आगे है दोस्तों भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? दोस्तों याद रखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं दोस्तों? तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे आपका विद्यालय आपके घर से दूर हो और आपको किसी वाहन का प्रयोग करके विद्यालय जाना हो, तो दोस्तों वो वाहन आपके लिए संसाधन है। तो इसी प्रकार दोस्तों भाषा शिक्षण में पुस्तक संसाधन है। आगे है दोस्तों वाचन कौशल को विकसित करने हेतु क्या करना चाहिए? तो दोस्तों वाचन कौशल को विकसित करने हेतु संदर्भ और स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। दोस्तों कभी भी जैसी स्थिति रहे, जैसा माहौल रहे, उसी प्रकार की बातें करनी चाहिए। आगे है दोस्तों डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है। तो दोस्तों जो डायरी लिखने के लिए बोला जाता है बच्चों को, तो वो विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार सहायता करता है? तो वो भी याद रखिए, अपने अधिगम पर चिंतन करने में। दोस्तों डायरी लेखन महत्वपूर्ण होती है, उससे विद्यार्थी अपने अधिगम पर चिंतन करने लगते हैं कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। इससे उनके अधिगम में विकास होता है।
आगे है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो दोस्तों याद रखिए कि प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्थक पुनरावृत्ति है, तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, भाषा है। तो भाषा क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। दोस्तों नियमबद्ध कैसे कह सकते हैं? अगर बच्चा भाषा सीख रहा है तो सबसे पहले वो ध्वनियों को सीखेगा, तब वर्ण को सीखेगा, तब शब्द को सीखेगा, तब वाक्य को। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आगे है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बनाती है। तो दोस्तों अगर विभिन्न शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो वह समावेशी बनाता है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री से अलग अलग बच्चों के संपर्क से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। वो इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि जैसे एक छत के नीचे कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कोई सामान्य बुद्धि का बालक है, तो वो सब अपने और वो अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आकर भाषाओं का आदान प्रदान करके भाषाओं को सीख सकते हैं। आगे है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश होती है। तो दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति की विकास किस प्रकार से किया जा सकता है? तो दोस्तों एकांकी के माध्यम से। एकांकी का मतलब होता है नाटक। अगर बच्चों को एकांकी करने को कह दिया जाए तो दोस्तों याद रखिए कि बच्चों को वह रुचिकर भी लगता है और उनके मौखिक अभिव्यक्ति का विकास भी होता है। आगे है दोस्तों, पढ़ने में अटकना क्या कहलाता है? तो दोस्तों पढ़ने में अटकना आपका पठन विकार है, यानी डिसलेक्सिया है। और दोस्तों डिस्ग्राफिया की बात की जाए तो डिस्ग्राफिया लेखन विकार होता है। आगे है दोस्तों, भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है। दोस्तों याद रखना है, भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित चौमस्की हैं। दोस्तों चौमस्की क्या कहते हैं कि हम समझ जो होती है वो जन्मजात होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से भाषा अर्जन चौमस्की से संबंधित है। आगे है दोस्तों, योजना प्रयोजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो दोस्तों याद रखना है, योजना प्रयोजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक W.H. किलपैट्रिक जी हैं। आगे है दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है, इसको याद रखना है। आगे है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। तो प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं? तो सुनना और बोलना आधारभूत कौशल होते हैं प्राथमिक स्तर पर। बच्चा इसमें सुनता है और बोलता है। आगे है दोस्तों, खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो खेल विधि का प्रतिपादन हेनरी कार्डवेल कुक ने किया है। आगे है दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियाँ होती हैं। तो हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ होती हैं? अगर बच्चा हिंदी भाषा सीख रहा है तो वह उससे किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना है? तो दोस्तों शुद्ध लेखन की समस्या की चुनौती होती है और शुद्ध उच्चारण की समस्या का सामना करना होता है। शुद्ध लेखन की समस्या और शुद्ध उच्चारण की समस्या की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आगे है दोस्तों, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में भाषा कौशल का विकास किया जाता है। तो दोस्तों किस प्रकार से किया जाता है? तो श्रवण कौशल के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर शिक्षक है तो वह भाषा कौशल का विकास अपने बालकों में श्रवण कौशल के द्वारा कर सकता है। आगे है दोस्तों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होती है? तो दोस्तों भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन होती है। आगे है दोस्तों, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। तो क्या महत्वपूर्ण होता है बोलने में? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। दोस्तों जहाँ पर जैसी स्थिति हो उस स्थिति के अनुसार अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी बातों को कह सकना। आगे है दोस्तों, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों बच्चों के पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया रहता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक होते हैं। दोस्तों हम इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि जो पाठ में चित्र दिए रहते हैं
अगर मान लीजिए लाल किला हमें दिखाना हुआ, बच्चों को ताजमहल दिखाना हुआ या कोई सागर या महासागर दिखाना हुआ, तो हम बच्चों को चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो वो अमूर्त संकल्पना का अर्थ ये होता है जिसको उसने न देखा हो उसको वह देख करके चित्र के माध्यम से समझ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।